साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हरिद्वार के लंडौर में दो गुटों के बीच विवाद में आगजनी, शहर में धारा 144 लागू। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को दिए हिंसा को सख्ती से निपटने के आदेश। बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी ने गांधी परिवार पर बोला हमला, कहा नासमझ है राहुल गांधी। राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को बनाया राष्ट्रपति। देश में पहली बार पीएम मोदी ने लॉन्च की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। आपदा से उबरने की क्षमता, जान और संपत्ति के नुकसान को कम करना इस योजना का है मुख्य उद्देश्य। दादरी कांड पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, अखलाक के परिवार को मिलेगा न्याय। कौन क्या खाता है, क्या पीता है, इन विवादों से दूर रहना चाहिए। अखलाक के घर पर कोई चीज ऐसी नहीं थी जिस पर कोई करे आपत्ति। अखलाक मामले में आई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर गरमाई सियासत। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले अखलाक के परिवार को मिला मुआवजा वापस लिया जाए। आज से आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार, सभी सेवाओं पर आधा प्रतिशत कृषि कल्याण सेस लागू हुआ। रेस्तरां में खाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, हवाई और रेल यात्रा महंगी हुई। और मुरादाबाद में मॉक ड्रिल के दौरान दूसरी मंजिल से गिरी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सिविल डिफेंस की ओर से हो रहा था यह मॉक ड्रिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। कुछ साल पहले बॉलीवुड की एक फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। उस वक्त से लेकर आज तक महंगाई डायन का खौफ खत्म नहीं हुआ है। अब तो महंगाई डायन ने सेस नाग का अवतार ले लिया है। हमारी बातें आज अभी आपको थोड़ी उलझी सी लग रही होंगी, लेकिन हम आज इसी उलझन को दूर करेंगे और इसी पर अपने खास कार्यक्रम प्राइम एजेंडा में चर्चा करेंगे। दरअसल आज यानी 1 जून से 2 जून की रोटी महंगी हो गई है, यानी 2 वक्त का खाना अब महंगा है। सरकार ने आम जनता पर महंगाई का हंटर चलाया है, यानी हर तरह की सेवा के लिए अब कृषि कल्याण सेस देना होगा। मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, टैक्सी, हर तरह की सेवा के लिए आपको आधी फीसदी कृषि कल्याण सेस देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही लग्जरी टैक्स भी लागू हो जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार खरीदते हैं तो उसके लिए 1% का अतिरिक्त टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अब एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा हो जाएगा। 3 बार से ज्यादा एटीएम निकासी पर अब 50 रुपए लगेंगे। अभी तक 1 महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री थे। इससे पहले पिछले साल सरकार ने स्वच्छ भारत सेस लगाया था। 2 साल के भीतर ही सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़कर 15% पर पहुंच गया। इस बार जिन सेवाओं पर महंगाई की मार पड़ेगी उनमें महत्वपूर्ण है, अहम है रेस्तरां का बिल, मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, मूवी, एयर और ट्रेन के टिकट। विकास के लिए सरकार चाहे कितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर या कंट्रोल न करके आम लोगों का बोझ बढ़ाया है। सरकार ने आम लोगों को महंगाई का डबल डोज यानी डबल झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ी हैं। गाड़ी चलाना ही नहीं, खाना पकाना भी महंगा हो गया है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 21 रुपए बढ़ा दी गई है। महंगाई की मार हवाई सफर पर भी पड़ने जा रही है। कंपनियों ने एटीएफ के दाम 9% से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अब सवाल है कि क्या कृषि कल्याण सेस लगाने से जनता का कल्याण होगा? किसानों के नाम पर लगाया जाने वाला सेस यानी उपकर
क्या किसानों तक पहुंच पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या महंगाई बढ़ने से देश का विकास होगा? कांग्रेस शासन के दौरान यही बीजेपी महंगाई का रोना रोती थी, लेकिन अब जब खुद सत्ता में है तो महंगाई की रफ्तार और तेज हो गई है। सवाल यह भी है कि आखिर महंगाई पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम क्यों है? प्राइम एजेंडा में आज हम इसी मुद्दे को टटोलेंगे, तलाशेंगे। सरकार के विज्ञापन अभी बंद नहीं हुए हैं। टेलीविजन और अखबारों पर विज्ञापन चल रहे हैं। 2 साल का सेलिब्रेशन भी जारी है कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इस बढ़ने और बदलने के दौर में ही ये 2 जून की रोटी महंगी होने की बात सामने आ रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ आज इस डिबेट में हैं। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिपाठी जी हमारी आज की इस डिबेट में हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, IIF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता अरुण प्रकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। पहले हम थोड़ी पत्रकारीय टिप्पणी ले लें, विशेषज्ञ टिप्पणी ले लें, उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक डिस्कशन का अंजाम आरोप प्रत्यारोप पर ही जाकर खत्म होना है। अभी हमारी राजनीति में इतनी सलाहियत नहीं आई है कि हम एक दूसरे की बात को मान लें जो हमें ठीक लगती हो या फिर सूट करती हो। सबसे पहले सौरभ अग्रवाल साहब, बहुत ही सरल करके, हमने तो थोड़ा इतने फीसदी बढ़ गया, रेस्तरां में खाना महंगा, अब हवाई सफ़र भी महंगा, 21 रुपये सिलेंडर महंगा बगैर सब्सिडी का, और सरल करके थोड़ा हमारे दर्शकों को सर क्या आप बता सकते हैं कि ये जो आज बढ़ोतरी है ये आम जनता की जेब पर कैसे ज़्यादा बोझ डालने जा रही है? देखिए, ये बोझ इस तरह से डालने जा रही है कि जो हम मान लीजिए कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी आज आप बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें 0.5% वैसे टोटल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें ये बढ़ता जा रहा है। पिछले बार 14 का 14.5 हो गया, 14.5 का 15 हो गया। फिर आप कहीं भी अगर खाने जाएं तो वैट भी लगता है, फिर वो सर्विस चार्ज भी लगा लेते हैं। और बैंक सबसे ज्यादा जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं, लिमिटेशन ऑन क्या कहते हैं, ATM है जी। इस चीजों से मेरे हिसाब से आम आदमी बहुत परेशान होगा। और ये सरकार जो है, जिससे 2 साल हो गए हैं और 3 साल बाद इसे इलेक्शन में जाना है, इस तरह से अगर महंगाई बढ़ती रही तो जीना बड़ा मुश्किल होगा। हमारा जो महंगाई का स्तर है वो आप देखिए 5.5% पे इस समय है। और अगर ग्रोथ रेट हम कह दें हम चाइना से भी आगे बढ़ रहे हैं, और हम चाइना से भी आगे बढ़ रहे हैं, 7.6% आज कह रहे हैं ग्रोथ रेट, तो रियल आपका ग्रोथ रेट कुछ हुआ ही नहीं। अगर 5.5% ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन है, और ये इन्फ्लेशन CPI बेसिस पर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। अगर हम इसको रियल WPI बेसिस पे अगर देखें तो वो डबल डिजिट हो जाता है। अब तो हमने छोड़ दिया 2013 में WPI बेसिस पे करना, हमने 2013 के बाद CPI पे किया है। और वो भी, और उसमें 45% जो 45% है वो आइटम होती है खाना और बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस। तो मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और दूसरी बात, अगर एक स्टडी की जाए तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सेस लगाए गए, और ये पाया गया है कि जितना भी पैसा सरकार को मिला सेस लगाने से, क्या उसने उस पैसे को भी यूज किया है? और पाया जाएगा कि पिछले 20 सालों में जितने भी स्पेशल सेस आए उसका 60 to 70% यूज हुआ है, बाकी 20 to 30% यूज नहीं हुआ है। और ये 60 to 70% का भी कितना परसेंट एक्चुअली एंड यूजर तक पहुंचा है तो वो पता नहीं। आज के डेट में आप किसान से पूछिए, ये उज्ज्वला योजना, ये योजना, आपको पता है? किसान को ये योजनाएं पता ही नहीं है। और कितना ही मीडिया में हम खर्च करते रहे, 600 करोड़ 700 करोड़, उससे मेरे हिसाब से किसान का कल्याण नहीं होने वाला। आपकी बात से ऐसा लग रहा है सौरभ अग्रवाल साहब कि ये जो सेस लगाने की उपयोगिता है, अगर वो 6-7% आपके आंकड़े के मुताबिक ही खर्च हो पाता है तो फिर इसकी उपयोगिता क्या है? और आज जो 0.5% सेस बढ़ाया है
किसान कल्याण सेस के नाम पर, उससे फिर किसानों का कितना कल्याण होगा। हम अरुण सर आपके पास आना चाहते हैं। क्या सरकार ने देश बदलने का ये एक उदाहरण हमारे सामने रखा है? देश आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है, क्या उसका एक रोड मैप इस महंगाई को आगे बढ़ाकर हमारे सामने रखा है? सरकार को मुझे लग रहा है, जो मेरा अनुमान है, सौरभ जी की बात सही है अपनी जगह पर, और उन्होंने जो आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया उसकी अपनी वजहें हैं और उसके ठोस मानक हैं। लेकिन एक जो व्यवहारिक पक्ष ये है और जो उम्मीदों पर टिका हुआ पक्ष है, उम्मीदों पर टिका हुआ पक्ष ये है कि अगले साल जो मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है, और दूसरी बात यह है कि 7वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो जो बाज़ार की स्थितियां होंगी, एक तरह से कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी पूरी तैयार होगी अगले साल के लिए। उपभोग में बढ़ोतरी होगी, लोगों के जेब में पैसा आएगा 7th पे कमीशन से। उत्पादन अगर अच्छा होगा तो जो है वो एक दूसरी स्थिति होगी। तो उम्मीद सरकार ये कर रही है कि प्राइसेस कम होंगे अगले साल जो है। तो इसलिए उसको ये लग रहा है कि इन बढ़ोतरियों से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर ये चीजें अभी उम्मीद पर टिकी हुई हैं। मानसून अच्छा आएगा, अच्छी बारिश होगी। अनुमान के विपरीत गई तो सर? अनुमान के विपरीत कई तरह से जा सकती हैं। अनुमान के विपरीत अभी जो है, जो तेल के दाम हैं वो $30 प्रति बैरल से $50 प्रति बैरल हो गए हैं। उनकी बढ़ोतरी के जो इंडिकेशंस हैं, क्योंकि ओपेक की जो हाल की मीटिंग हुई है उसमें ओपेक ने कहा है कि हम प्रोडक्शन कम करने जा रहे हैं। उम्मीद एक ईरान से है जो कि प्रोडक्शन कम नहीं करना चाह रहा है, जो कि ऑयल को और प्रोड्यूस करके पंप करने की बात कर रहा है, लेकिन ओपेक से उम्मीद नहीं है। तो ये जो कम तेल की कम कीमतों का जो लाभ इस सरकार को मिला, महंगाई कम करने में जो सुविधा आई, वो अगले साल नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगले साल जिन चीज़ों से सुविधा मिलने वाली है उस पे लगता है सरकार बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है, डिपेंड कर रही है कि उत्पादन अच्छा होगा तो जो सप्लाई साइड होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो और इधर से जो है वो डिमांड भी मतलब ठीक ठाक होगा। तो एक तरह से कंजम्पशन खूब होगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी और प्राइसेज भी कंट्रोल में रहेंगे। और एक खबर और भी दिलचस्प आई है जिसके बारे में अब क्या स्थितियाँ बनती हैं क्या नहीं, कि प्रधानमंत्री महोदय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को रिटेन करने जा रहे हैं, बनाए रखना चाहते हैं। उनको अगला कार्यकाल मिलने वाला है। कम से कम ये गवर्नर ऐसे हैं जिन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारी बदनामियां मोल ली, कि महंगाई कंट्रोल करने पर इतना जोर दिया इन्होंने कि इन्होंने बैंकों की ब्याज दरें घटाई नहीं, जिससे कि तमाम छोटे व्यापारी, तमाम रियल एस्टेट के लोग नाराज भी रहे। तो एक ऐसा गवर्नर आपके पास है, एक ऐसा सेंट्रल बैंक का हेड आपके पास है जो महंगाई कंट्रोल करने पर जोर देगा। तो शायद सरकार को इन तमाम चीजों पे भरोसा है, इसलिए उसने ये कदम लिए हैं। लेकिन इन कदमों से और बाजार में तेल के दाम बढ़ने से ये निश्चित तौर पे जो तात्कालिक असर तो महंगाई बढ़ाने वाला ही होगा, जिसका बोझ हम सबको देखना पड़ेगा। जी अरुण सर, हम आगे सेस लगाने की उपयोगिता और सेस के तौर पर जो पैसा इकट्ठा होता है उसका कितना इस्तेमाल हो पाता है, इस पर हम अगले हिस्से में आएंगे। हम जरा लखनऊ स्टूडियो चलेंगे, मोहसिन रजा साहब से चर्चा करें। इससे पहले बाकी मेहमानों को जोड़ लें तो फिर उन्हें सुविधा होगी एक साथ जो है जवाब देने में। अरुण जी, पहली टिप्पणी तो हम आपसे चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यूपीए 2 के आखिरी 2 सालों में इसी महंगाई का खूब रोना रोया गया। यानी अगर पेट्रोल डीजल के दाम जरा भी ऊपर नीचे होते थे तो बड़ी सुर्खियां बनती थी, बड़ी खबर बनती थी, और बीजेपी की तरफ से, उनकी प्रवक्ताओं की तरफ से बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान सामने आते थे। अब जब महंगाई की स्थिति आज ये है कि पहले अब जो 15% है वो स्थिति होने जा रही है, सर्विस टैक्स आप अलग से देंगे, खाना पीना महंगा है, हवाई सफ़र महंगा है, आपने केकेसी कृषि कल्याण सेस के तौर पर 0.5% बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी सर? राजीव जी, अभी आपने एक बात शुरू की थी, एक फिल्म के गाने से शुरुआत किया था आपने, और आपने कहा कि महंगाई डाइन मारे जाते। मैं एक बहुत पुरानी फिल्म का एक गीत कोट कर रहा हूँ जिसमें गीतकार ने कहा और कि सैया छोड़ मेरी बहिया, आज जनता उसी स्थिति में है।
लेकिन 2019 अभी नज़दीक नहीं है, नहीं तो मोदी जी से बाँह छुड़ाने की निश्चित रूप से जनता प्रयास करती। आपने देखा होगा, जैसा आपने यूपीए 2 का कोट किया, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी अरुण जी कह रहे थे कि हम मौसम के हाल पे कल तो उम्मीदें पाले हुए हैं, लेकिन जहां वो ये कह रहे थे कि 25 से 30 रुपए प्रति बैरल डॉलर पे राजस्व का मुनाफा हुआ, करीब करीब उन्हीं मूल्यों पे डीजल और पेट्रोल एनडीए की सरकार ने बेचा। सरकार के कोष में तो बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आम जनता को उस पेट्रोल और डीजल जो इंटरनेशनल मार्केट था, क्रूड ऑयल का दाम कम था, उससे कोई लाभ नहीं हुआ जी। लेकिन आज आपने देखा तुरंत ही जैसे $50 पे पहुंचा जी क्रूड ऑयल पर बैरल, तैसे ही आज तुरंत महंगाई करता है डीजल पे, रसोई गैस पे और पेट्रोल पे। आम जनता के ऊपर एक मार आई है। आप देख ये भी रहे होंगे कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार, कल अमित शाह जी ने कहा कि हमारा बोलता हुआ प्रधानमंत्री, हमने बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों खेत में ओला तो मोदी वहां खड़े रहते हैं और अगर सीमा पे डटे रहते हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से डटे हुए हैं। आज किसान आत्महत्याएं कर रहा है, मोदी जी किसी के घर गए नहीं, किसी के दुख में किसी किसान के शरीक नहीं हुए, और किस तरीके से इन 2 सालों में, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, किस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर को चलता खोला है, तोड़ा है। और आपने देखा करीब 150 और 200 हमने जवानों को शहीद किया है। जो पार्टी ये कहती थी कि साहब अगर 2 सर कटेंगे तो हम 20 लाने का वादा करते हैं, तो ये हर मोर्चे पे सरकार विफल हुई है। आज आप देख रहे किस तरीके से अरहर की दाल, जो यूपीए 2 ने 80 रुपए में जो अच्छी दाल थी उसको छोड़ के गई थी, वो दाल आज 140-150 रुपए मूल्य पे दालें पहुंची हैं जी। जो आटा 11 रुपए और 12 रुपए के मूल्य पे था, आज बाजार में 20 रुपए पहुंचा है। तो मोदी जी के 2 साल में जनता बेहाल है। ये जो 2 साल हुआ है इसमें जनता बेहाल हुई है। मोदी सरकार जरूर मालामाल हुई है, क्योंकि मोदी जी ने अगर फिक्र की है इन 2 सालों में जी, तो सिर्फ उन्होंने फिक्र की है अडानी की, उन्होंने अंबानी की, उन्होंने उन पूंजीपतियों की, उन्होंने कारपोरेट की, जिनसे वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने बैठ करके कि हमें वो रुपए दो जिनसे इस देश में हम प्रचार कर सके, प्रसार कर सके, और एक भ्रामक प्रचार फैला करके इस देश की जनता को हम कलता फिर से वो कर सके और गुमराह कर सके। ठीक है अरुण जी, हम और आते हैं। जनता धीरे धीरे पहचान रही है, और जैसे प्याज का छिलका धीरे धीरे, प्याज का छिलका जैसे जैसे राजीव जी उतरता है, भारतीय जनता पार्टी भी बेनकाब हो रही है और उसके नेता भी बेनकाब हो रहे हैं। ठीक है, बार बार चर्चा में अडानी अंबानी का जिक्र आता है जब भी हम कोई इस तरह की डिबेट करते हैं, लेकिन अरुण जी आपकी जानकारी में होगा, कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि इन 2 सालों में अडानी और अंबानी को भी कोई बहुत लाभ नहीं हुआ है। हमें नहीं पता वो रिपोर्ट कितनी सही है या गलत है, उनकी जो कॉर्पोरेट ग्रोथ है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। हम अरुण जी आएंगे, हम तो जिक्र कर रहे हैं, हमें नहीं पता, इसका सोर्स स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये खबर आई थी। हाँ राजीव जी, नैनो को कितना जमीन दी गई? नहीं राजीव जी, नैनो को गुजरात के अंदर कितनी जमीन दी गई जब वो पश्चिम बंगाल से हटा, ठीक, उत्तराखंड में नैनो स्थापित हो गई, और किस तरीके से कलता मोदी जी उसको ले गए वहां पे, और 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया, 1 रुपए प्रति एकड़ पे चलता है लीज रखा वर्ष पे। तो किस तरीके से मोदी जी ने कारपोरेट्स को लाभ पहुंचाए हैं ये आपके सामने है। नहीं वो ठीक है, हम आपकी बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जो खबरें आई वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हम बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि एकदम सही है या एकदम गलत है, लेकिन जो खबर आई वो हम बता रहे हैं। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, दीपक जी को इस चर्चा में जोड़ लें। दीपक मिश्रा जी, आपने किया एक निष्पक्ष पत्रकार के तरीके से आपने बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है दीपक मिश्रा जी, ये जो महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और आज जो स्थिति है उससे निश्चित तौर पर अरुण जी भी मान रहे हैं, सौरभ जी तो कह ही रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज तो ये कि अब बाहर खाना पीना तो बिल्कुल असंभव हो जाएगा, आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। कैसे देख रही है सर समाजवादी पार्टी इसे? कल अमित शाह साहब आपके प्रदेश में थे, वो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को सपा मुक्त करना है।
देखिए, उनकी बात छोड़िए, कैसी मिसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत हुई। थोड़ा बहुत उम्मीद का दिया जो टिमटिमाता हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। जब वो सरकार में आए थे तो प्रति व्यक्ति कर्ज 28,000 कुछ रुपए थी, आज 41,000 रुपए से ज्यादा है। सब समाजवादियों का स्पष्ट मान्यता है कि लोहिया जी के जमाने से लेकर हमेशा हम समाजवादियों ने नारा लगाया कि दाम बांधो नीति करो। एक दाम है, उसको बांध दो, जनता की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, आर्थिक जो विषमता है उसके हिसाब से। सुना ही नहीं गया, इसलिए नहीं सुना गया कि दाम बांधो नीति से सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होता तो उन 15% कारपोरेट लॉबी का होता जो जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से सशक्त है, या जो केंद्र सरकार के नियामक हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारी आर्थिक नीतियां बनती हैं। आप खुद सोचिए, मेरे पास एक आंकड़ा है पर कैपिटा इनकम ऑफ वेरियस स्टेट्स देश का। गोवा और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,32,000 रुपए से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य जनसंख्या में उनकी प्रति व्यक्ति आय 40,000 से भी कम है। आर्थिक विषमता को कम करने की बजाय ऐसी नीतियां बनाई जा रही जिसमें अमीर और गरीब का अंतर काफी बढ़े। आप देश स्तर पर देखिए, समग्र मानव विकास में आज भी हिंदुस्तान 135 देशों से पीछे है। पिछले 13 महीने से निर्यात में भारत पीछे जा रहा है। ये तो आर्थिक स्थिति है। मान्यवर, काम करने से काम होता है, बोलने से नहीं होता। प्रधानमंत्री नो डाउट बहुत बोलते हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं। चीन ने हमारे खिलाफ वीटो ला दिया, एक आतंकी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी चुप। आज तक सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए कोई प्रभावशाली वार्ता तक नहीं हुई। निर्णय तो बड़ी दूर की बात है, प्रधानमंत्री जी चुप। कनाडा में अडानी को ठेका दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी की स्वर में बड़ी बुलंदी आ जाती है, लेकिन कनाडा में, अरब में जो हमारे मजदूर काम करते हैं, जो वहां से कुछ पैसे कमा के हमारे देश में भेजते हैं, मैं एक बार फिर पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं, मजदूर हमारे देश में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भेजते हैं। मजदूर हुए, ठेले वाले हुए, गरीब लोग हुए, वो किसी भी बड़े उद्योगपति से ज्यादा पैसा यहाँ भेजते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री जी की आवाज निकलती नहीं है। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई दृष्टि है न दृष्टिकोण है। उनके पास है क्या? भारत माता की जय बोल दो, और कोई और बोल दे तो उस पर लाठी बरसा दो। भाई ठीक है, भारत माता की जय हिंदुस्तान बोले, हम भी बोले, ये भी बोले, सब बोले, लेकिन जब कश्मीर में कुछ छात्रों ने भारत माता की जय बोल दिया तो उस पर लाठी बरसा दिया और उसके बाद चुप। ऐसे नहीं चलेगा। कुछ सवालों पर तो कठोर होना ही पड़ेगा। कड़वी दवा पीने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। बोला था नरेंद्र मोदी जी ने कि हम कड़वी दवा ले आएंगे, ले आओ भाई कड़वी दवा, पर बीमार को इलाज तो करो। ये क्या है? दाया पैर अपंग था, बायां भी कर दिया, और तर्क ये देंगे कि साहब आपके राज में तो इतना था। पिछले 2 सालों में मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, पिछले 2 सालों के ऊपर जिन घोटालों का रहस्योद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया था, उन घोटालों में 2 आदमी को भी जेल नहीं भेजा, और तो और 2 आदमी बाहर चले गए। एक सेफ गार्ड दे दिया, एक माल्या जी और एक वो छोटे मोदी जी, ये वो मोदी जी नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी। सवाल 2 आदमी को भी तो आप जो कहने के लिए आटा पोट के ही भंडारी बन जाते। ये तो इतने बेशर्म हैं कि आटा भी पोट के भंडारी नहीं बनते। इनके हाथों में देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, मोहसिन रजा साहब हमारी ध्वस्त हो चुकी है, वैदेशिक नीति पे हम फेल हो चुके हैं। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप किस बात के लिए बने हुए हैं? ठीक है, आप सबसे बड़ी बात देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए सभी बड़े अर्थशास्त्रियों का एक मत है। हमारे बीच में एक अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, और ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि इन्फ्लेशन रेट 3 से लेकर 4 के बीच में होना चाहिए, 2.5 से 4 के बीच में विकासशील देशों के लिए। आज आप देखिए इन्फ्लेशन रेट कितना है। इस पे अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी कि नहीं होगी? हमारे आंगन में आज एक बिटिया पैदा होगी तो उसको माँ की लोरी उसके कानों को बाद में मिलेगी, उसको उंगलियों को सहारा बाद में मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा 41,000 रुपए का कर्ज। आज अगर प्रेमचंद जी जिंदा होते, आदरणीय राजीव जी, तो वो अपनी कलम से स्याही दवात में स्याही नहीं आंसू रखकर लिखते कि एक देश ऐसा है दुनिया में जिसका नाम हिंदुस्तान है, वो कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मरता है।
कहते हैं रजा कि साहब, किसानों की आप पर कैपिटा इनकम दुगनी करेंगे। ठीक इसी है तरीके से दीपक जी, अब करेंगे। जवाब देने दीजिए। देखिए बहुत सारे आंकड़े इसी और तरीके से उदाहरण और करेंगे। भावनाएं आपने रख दी प्रति व्यक्ति बढ़े न बढ़े, अपने लेकिन तर्कों में। कर्ज दुगना जरूर हो गया। अब मोहसिन रजा साहब को जवाब देने दीजिए। मोहसिन रजा साहब, पहले आपने कहा था चुनाव से पहले कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 साल पे पूछा गया तो आपने कहा कि देश बदल रहा है। पहले कहा गया कि महंगाई कंट्रोल में होगी अगर बीजेपी की सरकार आ गई, और अब जो चित्रण दीपक जी कह रहे हैं कर रहे हैं उससे तो कुछ और ही तस्वीर दिखाई दे रही है। एक पैर अपंग था, आपने दूसरा भी खराब कर दिया, ऐसी कुछ स्थिति है। देखिए राजीव, अभी तक जितनी भी बातें हुई, जैसा कि अरुण जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं आपके साथ में, सौरभ जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बात करी, युवा हैं, लेकिन हमारे जो दोनों पॉलिटिकल विरोधी हैं, सियासी विरोधी हैं, उन्होंने जहां से बात शुरू करी मैं वहीं से शुरू करता हूं। जब आज कोई भी बात पर हम चर्चा करने बैठते हैं तो कल को ध्यान में रखकर ही चर्चा कर सकते हैं आप, कल को माइनस करके चर्चा नहीं होना चाहिए। आपने जहां से छोड़ा है, हमने जो नीतियां बनाई हैं, जिन नीतियों की, ये तो शहर दीपक जी मेरी बात अब पूरी हो जाए। आपने पूरी बात कही, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, सबने आलोचना की है पिछले 2 साल से। जब 100 दिन हमारी सरकार के पूरे हुए हैं, 100 दिन से आलोचना झेल रही है सरकार, और उससे पहले ये दोनों दल एक साथ काम करते रहे, 2.25 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, पूरी कोयले की खदानें बेच डाली और अनाप शनाप उसमें कमीशनबाजी कर ली, कोई भी एक आवाज नहीं उठाई। और आज आपको परेशानी इस बात की है कि अगर नीतिगत तरीके से महंगाई को, अगर बढ़ रही है महंगाई, तो उसको कंट्रोल करके गरीब को कैसे बचाया जाए, गरीब का निवाला ना छिन जाए, उस तक हम कैसे पहुंच जाएं। अगर देखिए सच्चाई की बात हम कर रहे हैं, इसको पॉलिटिकल बयान मत लीजिएगा। मैं, आपने सवाल जरूर मुझसे पूछा, यहाँ पर देश की जनता के लिए ये भी और हम भी सब एक हैं। दीपक जी सुन लीजिए फिर कहिएगा, सुन लीजिए। टैक्सेस को झांक के देखना चाहिए। अरुण जी सुन लीजिए। अरुण जी अब बैठिए, आपने 50 साल भोगा है, 50 साल बर्बाद किया है। 5 महीने में लूट लेना चाहते हो मेरी बात, सिवाय 5 महीने के अंदर पूरे भारत को लूट लेना चाहते हो। अरुण जी पहले मेरी बात सुनिए। अरुण जी सुन लीजिए। देश को बर्बाद किया है। 15 साल नरेंद्र मोदी ने गुजरात को लूटा। कंपनी कितना चलाया है, सीएजी की रिपोर्ट है। बात को सुनिए मेरी। सीएजी की रिपोर्ट ऐसे है। बात राजीव जिस जी नहीं होती सीएजी है। को आपने अरुण जी, बैंक में बनाया है राय को। अरुण जी, आपने पहले अपनी टिप्पणी में मोहसिन साहब के लिए तो सवाल छोड़े, अब उनके जवाब ले लीजिए। अरुण जी जवाब ले लीजिए। तय हो चुके हैं। ठीक है अरुण जी, आपने और सारे पैनल ने बातें रखी हैं। हाँ मोहसिन साहब कहिए, आप कहिए। हाँ कहिए मोहसिन साहब, कहिए अपनी बात रखिए, आप बिल्कुल रखिए। अरुण जी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, कहिए। मैं जो बात कर रहा हूं ठीक है, आज महंगाई दर बढ़ा है, लेकिन अगर आप बात करें योजनाएं जो हमने मुद्रा बैंक से, जो छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, गरीबों के लिए जो पैसा हमारी सरकार दे रही है, मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, उसमें 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं और उस पर सब्सिडी भी दे रहे हैं। उससे गरीब कम से कम खड़ा तो हो रहा है। हमने उसको कहीं पर कोई गारंटी, बैंक गारंटी नहीं मांगी है उससे, उसको आराम से जाएगा, वो पैसा लेगा और पैसा अपना वहां से निकालेगा, भरेगा। लेकिन ये जिन चीजों पर आज टैक्सेस की बात आ रही है, आप ईमानदारी से बताइए, सारे के 6 लोग पैनल में बैठे हैं, इंक्लूडिंग आपको मैं मिलाकर बता रहा हूं, ये जितनी भी चीजें हैं, क्या इससे कितने गरीब लोग इफेक्टेड होने जा रहे हैं? बल्कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए टैक्सेशन सरकार ने किया है और आगे भी हम इससे नीचे लाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है। आज बात करते हैं, आप हमको इल्जाम लगा रहे हैं, आपने कितनी बड़े बड़े घोटाले कर डाले 2 साल में, एक आरोप ठीक है, अब आपने महत्वपूर्ण बात कही। अब तो सौरभ जी को बीच में ले आएंगे कि साहब गरीबों को ध्यान में रखकर रो रहे हैं महंगाई को लेकर। आपने देश को आएंगे, दीपक जी आएंगे, छोड़ा था, किस हालत में देश हमें मिला है, आपको पता भी है देश किस दिशा में जाने वाला था। सौरभ जी पहले आप छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान में रखकर, यानी कैलकुलेट कर ही ये हुआ है, इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक चाणक्य की बात कहूँगा। चाणक्य ने अपने कौटिल्य लिखा था, उसे हम कहते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने साफ लिखा, चाणक्य जी ने, कि 25% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप आज एक व्यक्ति जो कि एक मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, उसकी अगर हम टैक्स सिस्टम देखें, अगर वो कमा रहा है, ठीक सा कमा रहा है, उसने MBA कर लिया, उसके बाद ठीक सा कमा रहा है, 30% तो वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स दे देगा। कुछ भी करे, एक सर्विस लेगा तो 15% देगा,
कुछ भी अगर मैन्युफैक्चर्ड आइटम खरीदेगा तो वैट 14% देगा। आज की डेट में उसके 100 रुपए में से 60 रुपए निकल रहा है। और इससे क्या हो रहा है, सिर्फ उसके पास जो व्यक्ति सैलरीड व्यक्ति है, मेरे हिसाब मैं जो बता रहा हूं, सैलरीड व्यक्ति की तो कमर टूट चुकी है, क्योंकि 100 रुपए में से 60 रुपए तो ये सरकार ले गई। ठीक है, बाकी उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलती। पहले इंटरेस्ट पे भी मिलती थी, बैंक में रखता था, अब वो डिडक्शन भी खत्म हो गई। कंपनीज भी पहले अपनी सेल्स में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करती हैं और प्रॉफिट पे टैक्स देती हैं, लेकिन एक सैलरीड आदमी जो 100 रुपए कमाता है उस पे टैक्स देता है। तो उसके टैक्स में से आपने 60 रुपए अगर हटा लिए तो सिर्फ 40 रुपए बचते हैं उसके पास, तो वो बड़ा परेशान है। इससे क्या हो रहा है, जो उद्योगपति हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, सब कहते हैं क्या ये तो इतनी डिग्री ली, इतना ये पढ़ाई की, क्या फायदा हुआ, इससे तो अच्छा हम अनपढ़ थे, एक दुकान डाल ली, टैक्स दिया नहीं, वैट दिया नहीं, और कोठी पे कोठी बना ली। तो ये मेरे हिसाब से जो कह रहे हैं कि हम अमीर से लेके गरीब को दे रहे हैं, साथ में ये एक स्टडी जो ये आई है 5-6 बहुत सारे मीडिया चैनल ने, ये अब तक जितना भी अनअकाउंटेड जितने भी सेस लगाए गए उसकी पहले रिपोर्ट दिखाएं कि भाई ये सेस लगे, इसका पैसा इस तरह से उपयोग हुआ। टोटल 5,000। अरुण जी आएंगे, सर आएंगे, टोटल पूरा होने दीजिए। हम एक बार अरुण त्रिपाठी जी को भी चर्चा में लाना चाहते हैं। वो गरीबों की सरकार है और इसलिए ऐसा हो, इस पर हम एक टिप्पणी लेना चाहते हैं। पूरा करिए सौरभ। टोटल 5,000 करोड़ रुपए इससे मिलने वाले हैं। और अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 2 साल, पिछले 2 साल में अगर मोदी जी का सिर्फ एयर ट्रैवल देखा जाए तो 600 करोड़ है। इस 0.5% से हम टोटल 5,000 करोड़ बनाएंगे और मोदी जी के ट्रैवल पे 600 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिया एडवर्टाइजिंग पे। तो इस तरह से ये खर्चा करने को रोककर और टैक्सेस को रैशनलाइज करने की गवर्नमेंट ने, हमें ये समझना होगा गवर्नमेंट ने ये किया क्यों। गवर्नमेंट पे 7th पे कमीशन की मार है, उसका भारी दबाव है, उसका उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है, 1 रैंक 1 पेंशन का दबाव है, 8,000 करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए। और गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी बैलेंस शीट देनी है जिसमें फिस्कल डेफिसिट का टारगेट वो मीट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। रेवेन्यू टारगेट वो दिखा रहे हैं कि 3.42 लाख है, हम तो बस 0.03 से नीचे हैं। तो रेवेन्यू टारगेट और फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के चक्कर के अंदर अगर सरकार आज की जो सिर्फ टैक्सेस देता कौन है, मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स सिर्फ 1% लोग दे रहे हैं, ये तरीका नहीं है। मेरे हिसाब से टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। अगर आप कृषि पे कर रहे हैं तो जो अमीर कृषि लोग हैं, इतने टाइम से बात हो रही है, उन पे क्यों नहीं टैक्स लग रहा है। इतना बुरा हाल हो रहा है कि जैसे ये जाट आंदोलन हुआ उस तरह का आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि जॉबलेसनेस बढ़ रही है। इनकी सरकार में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब उस जमाने में पर ईयर 7 मिलियन जॉब क्रिएट हो रही थी। पिछले 2 सालों में हम देखें ओनली 1 मिलियन जॉब्स ऐड हो रही है। जॉब मिलेगी नहीं, महंगाई बढ़ती जाएगी, क्या होगा इस देश का। और पहले प्रधानमंत्री थे वो चुप रहते थे, अब प्रधानमंत्री हैं वो बोलते बहुत है। लेकिन हमें जो है देखा जाए तो 99, मैं किसी के अलाइन नहीं हूं, लेकिन उनकी 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी आज की डेट में भी अगर हम यहाँ इतना सब कुछ एडवांस है तो मनमोहन सिंह जी की वजह से है। तो वैसे ही हम मोदी जी से चाहते हैं वो ऐसा कुछ लाएं कि बिना टैक्स बढ़े सरकार का रेवेन्यू बढ़े और उस रेवेन्यू जो बढ़े उससे हमें कोई नुकसान ना हो, ऐसा कुछ होना चाहिए, हमारी जेब पर मार न पड़े। और आप ये भी कह रहे हैं कि दरअसल गरीबों का नाम तो बहाना है, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सुधारनी है, जिस बात का दबाव है, और ये टैक्सेशन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अरुण सर, ये जो अभी कहा मोहसिन साहब ने कि साहब ये तो गरीबों की सरकार है और गरीबों को ध्यान में रखकर ये कर रही है और देश हमें बहुत बुरी हालत में मिला था, ये बात गले उतरती है सर? इस लॉजिक में दम है? नहीं, गरीबों को ध्यान में रख करके क्या कर रही है ये, इसकी अगर डिटेल एनालिसिस हो तो ये दावा तो गलत निकलेगा। लेकिन ये है कि जो गरीबों के लिए करने का दिखावा है वो जरूर कर रही है, और वो जैसे केजरीवाल की सरकार कर रही है वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और मोदी जी चूंकि बहुत अपार ऊर्जा के धनी हैं, वो वक्तृत्व कला के विशेषज्ञ हैं, तो वो इस बात के प्रचार प्रसार में अपनी काफ़ी ऊर्जा वो लगाते भी हैं। लेकिन मैं उन्हीं की एक बात को यहाँ पे चिन्हित करना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ, जो उन्होंने सत्ता संभालने के साथ ही कही थी या प्रचार के दौरान ही कही थी। उनका ये कहना था कि जो पिछले 20 सालों के उदारीकरण के दौरान
जो भारत में चाहे वो मनमोहन सिंह की नीतियाँ रही हों, वाजपेयी जी की रही हों, या जो है वो बाकी जो है अभी जो चल रही हैं, तो उस दौरान एक मध्य वर्ग पैदा हुआ है और जो कि निजी नौकरियों से, बाजार के उछाल से, तमाम तरह के जो है वो आईटी सेक्टर से, तमाम तरह से पैदा हुआ। लेकिन एक बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी से, मार्केट के श्रिंक होने से, इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर बनने से, जॉब कम होने से। ये जो रोजगारहीन जो वृद्धि हो रही है, जो कि आप दावा कर रहे हैं कि जो है जीडीपी बहुत ग्रो कर रहा है, 7.6, 7.9 अगले साल होने वाला है, ये दावे आप कर रहे हैं, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। और वो जॉबलेस ग्रोथ के साथ ये भी हो रहा है कि लोग जॉबलेस भी हो रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग मध्य वर्ग में पहुंच गए थे, वो साल 2-2 साल बेरोजगार हो रहे हैं, उनके मध्य वर्ग से फिर निम्न वर्ग में आने का खतरा है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो असंतोष है इस सर्विस टैक्स पर, इस महंगाई पर, और जो टैक्सेशन पर जिस असंतोष का जिक्र अग्रवाल जी कर रहे हैं, वो उस मध्य वर्ग में ज़्यादा है जो स्लिप करने के कगार पे खड़ा हुआ मध्य वर्ग से, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के नाते, मार्केट अनसर्टेनिटी के नाते और जॉब अनसर्टेनिटी के नाते। इसलिए उस पर जरा सा भी टैक्स उसको भारी लगता है। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण, हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कृषि के बारे में ही बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। और जैसे कि मतलब जो है वो हमारे दीपक मिश्रा जी लोहिया जी का जिक्र कर रहे थे सब लोगों का, दो बातें उन्होंने कहते थे कि एक तो वो फूड आर्मी बनाने की बात करते थे, खाद्य सेना बनाने की बात। हमें इतनी पैदावार करनी चाहिए, इस तरह का जो है वो प्रोडक्शन करना चाहिए कि कम से कम जो है लोगों को खाने की कमी ना रहे। अभी भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के मामले में है, खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बहुत दिलचस्प एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हु विल फीड उत्तर प्रदेश। 22 करोड़ की आबादी है, अगर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्शन एफिशिएंसी एग्रीकल्चर की नहीं बनेगी तो इतने बड़े प्रदेश को फीड कौन करेगा। तो एक बड़ी जरूरत आबादी को भोजन देने की भी है, और अगर कृषि की विकास दर लगातार घटी रहेगी तो आबादी को भोजन नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह से ये सरकार एग्रीकल्चर की तरफ कुछ फंड ट्रांसफर कर रही है, कुछ उसके डेवलपमेंट के लिए कर रही है, ये बात अलग है कि अग्रवाल जी जो कह रहे हैं उसको चेक किया जाना चाहिए कि कितना पहुंच पाता है, कितना पहुंच पाता, कितना नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर एग्रीकल्चर पर फोकस करने का कुछ माहौल बनाया गया है किसी वजह से, चाहे वोट के नाते, चाहे यूपी इलेक्शन के नाते, उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, तो इस थ्रस्ट को, इस फोकस को और डीपन किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। कृषि के लिए और निवेश की मांग होनी चाहिए, कृषि के लिए और जो है सुविधाओं की मांग होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की स्थिति सचमुच बहुत खराब है। बागपत का किसान भी सुसाइड कर रहा है, बुंदेलखंड का भी कर रहा है, और ईस्टर्न यूपी के किसान की जो हालत है ही है, मराठवाड़ा के किसान आज भी बुरी स्थिति में है, तो कर्नाटक के किसान की स्थिति नहीं ठीक है। तो ओवरऑल एग्रेरियन क्राइसिस है जो इस लिबरलाइजेशन के दौरान बहुत एक्सेंचुएट कर रही है। तमाम तरह के इंजेक्शंस, तमाम तरह के जो है वो टॉनिक इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे विश्वास नहीं है कि ये सर्विस टैक्स वगैरह बढ़ने से बहुत फायदा होगा, लेकिन फिर भी उस दिशा में उठाया गया एक कदम है और बड़े क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है कृषि में। उसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। जी, हम एक बार जरा अरुण जी के पास जाएंगे। अरुण प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि सरकार एक तरह की दुविधा में है, और वो दुविधा दो तरह की है? वो रिपोर्ट कार्ड को भी अच्छा रखना चाहती है और आम जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना चाहती है। नहीं राजीव जी, सरकार का तो तय हो गया कि ये दुविधा में है। नहीं बोलिए, हम सुन रहे हैं। ये तय हो गया कि ये सरकार दुविधा में है, क्योंकि अच्छे दिन आ गए हैं, जरूर आ गए हैं अच्छे दिन, लेकिन वो किसके अच्छे दिन आए हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन आए हैं। अभी जैसा सौरभ जी ने कहा कि इन 200 वर्षों में 600 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वैदेशिक यात्रा पे खर्च की है। एक किसान बेचारा तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा है, अपने रोज की दवाई के जरूरत के लिए वो परेशान है। तो अच्छे दिन आए हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट मांग करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के तरफ से कि रोज अमित शाह से लेकर के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के, और जो उनके आदरणीय बहुत ही छोटे स्तर पे भी आदरणीय नेता और कार्यकर्ता हैं, उन सभी से मांग करता हूं कि यूपीए 2 में जो मनमोहन सिंह की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में और
कितनी वैदेशिक मुद्रा छोड़ के गई थी, देश के कानून व्यवस्था के हालात क्या थे, देश में महंगाई के हालात क्या थे, रेट क्या थे, देश में रेल के किरायों के सफर का किराया क्या था, अब आज 2014 में क्या है, 2016 में जब मोदी जी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो आज के डेट में क्या है। इस पे एक अगर जरा सा भी ईमानदारी श्वेत पत्र ला दें। नागपुर के लोगों से लेके आरएसएस के लोगों से लेकर के और मोदी और अमित शाह में बची हो, तो एक श्वेत पत्र जारी करें कि देश में यूपीए 2 जब छोड़ के गई थी तो हमें आर्थिक ढांचा कैसा मिला था, चरमरा रहा था या क्या हो रहा था, उसका एक व्हाइट पेपर इस सरकार को जारी करना चाहिए। देश में भ्रामक प्रचार करके जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जब हम ये मांग करते हैं कि स्विस बैंक के खातों में किसके नाम है उनकी लिस्ट जारी कीजिए, तब ये पार्लियामेंट में कहते मेरे पास कोई नाम नहीं है। जब ये पार्लियामेंट के बाहर आते हैं तब ये कहता लिस्ट जारी करने लगते हैं, वो भी कहते हैं। तो किस तरीके से जब वित्त मंत्री जी अभी जब सुप्रीम कोर्ट कोई इनके विरुद्ध कोई स्टेटमेंट दे रहा है, लगता है कि इनके विरुद्ध आ रहा है, कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता बहुत बढ़ रही है। ये रोज पीआईएल करके यूपीए 2 में रोज पीआईएल इनकी पार्टी के लोग, विवेकानंद फाउंडेशन के लोग, तमाम सदस्य सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे, रोज कांग्रेस को परेशान करते थे। हमारे एक साथी अभी बार बार कह रहे थे कि इन 2 साल के घोटालों को बताइए। अब हम कौन से घोटाले बताएं? आपने कानों में तेल डाल लिया, आंखों में सूरदास की स्थिति पैदा कर ली, बोलने में आप माहिर हैं। आपने ये सारे काम करने के बाद आपको ललित मोदी का घोटाला नहीं दिखाई पड़ता, ललित मोदी जी विदेश में आराम कर रहे हैं। मालिया का घोटाला नहीं दिखाई पड़ता। अभी अभी आर्फ डील में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम इंक्लूड इनके प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह का नाम आ रहा है, उसमें वो चुप हैं। तो ऐसी कौन सी डील बताई जाए कि जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे 1 लाख रुपए का शेयर 2 साल के अंदर 10 लाख हो जाता हो? ऐसे कौन से घोटाले बताए जाएं? किस तरीके से पंकजा मुंडे के घोटाले को बताया जाए, किस तरीके से शिवराज चौहान के घोटाले को बताया जाए, जिसमें 100 के करीब। और जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, जब शिवराज के इन घोटालों को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, तो मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें रात भर नींद नहीं आई। उसके पहले नरेंद्र मोदी से लेकर के और शिवराज चौहान तक कोई आदमी सीबीआई इंक्वायरी कराने को नहीं तैयार था। ठीक है। तो ये सरकार एकदम सोच रही है कि बाहर हम चाहे जो कहते रहेंगे उसको जनता मानती रहेगी। लेकिन जैसा भी सौरभ भाई ने कहा कि सैलरी वालों का ही कमर नहीं टूटा है, इस देश में किसानों का भी कमर टूटा है। आपने देखा होगा राजीव जी, ठीक है, जो प्याज उत्पादक राज्य हैं, जी, चाहे वो अरुण जी थोड़ा संक्षेप में, चाहे जी, वो महाराष्ट्र हो, चाहे कहता है वो आपके गुजरात हो, जी मैं थोड़ी बात कह रहा हूं, जो प्याज उत्पादक राज्य हैं उनमें किसानों को प्याज का 40 पैसे किलो भी मूल्य नहीं मिल रहा है। किसी भी मसले में अगर ये सरकार, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 1-2 रुपए किलो ही किसानों से प्याज खरीद लेती नाफेड, ठीक, ये कृषि मंत्रालय को करना चाहिए था, ठीक सर, और जनता में 5 रुपए किलो में बेच देती है सरकार, तब भी हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विजन बहुत क्लियर है, इस देश की जनता को लाभप्रद देने का काम। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मोदी जी ने जो चुनाव में पैसे लिए थे, जो चंदे लिए थे, जिनके माध्यम से चुनाव लड़ा था, दिन रात उनकी अपने वादे के साथ खड़े हैं। ये लगातार, ठीक है अरुण जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, दीपक जी से सवाल लेंगे और आपकी बात का जवाब मोहसिन जी से लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अभी तुरंत हाजिर हो रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है।
आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। मैं नहीं चाहती कि मेहनत मैं करूं, प्रॉफिट कोई और ले जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और के लिए काम करूं। मुझे बॉस बिल्कुल पसंद नहीं, मैं खुद बॉस बनना चाहता हूं। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मगर मेरे पास पैसा नहीं। मुझे अपना बॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना बिजनेस करना तो एक सपने जैसा ही है। कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं जनाब। यदि आप में है वो उत्साह और जुनून, तो हम सच करेंगे आपका सपना। प्रॉफिट आपका, बिजनेस आपका, और शुरू करके देंगे हम। तो लॉग इन करें goodluckayurveda.com पर और सच करें अपना सपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई पर कोई रोक लगेगी या नहीं लगेगी। महंगाई को लेकर सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो गले के नीचे कितने उतरते हैं, और क्या सरकार के इस महंगाई बढ़ाने के फैसले में या फैसलों में वाकई कोई दूरगामी विजन दिखता है या नहीं दिखता है। कई पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम इससे पहले कि मोहसिन रजा साहब से अरुण जी की बातों के जवाब लें, हम एक बार जरा दीपक जी को भी शामिल कर लें इस पूरी चर्चा में। दीपक जी, विजन दूरगामी दिखता है या फिर विजन का अभाव है? सरकार दुविधा में ही ज्यादा दिखाई देती है, जिस पर अभी अरुण जी रोशनी डाल रहे थे और कई सारे उदाहरण रख रहे थे। हालांकि मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ही ज्यादा उलझ रहा था। आदरणीय राजीव जी, आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। वर्तमान को ध्वस्त करके, वर्तमान को विनष्ट करके भविष्य की कौन सी पीठिका बनाई जा रही है, ये हमारी समझ से परे है। और मैं ही नहीं, श्रद्धेय मोहन भागवत जी, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उनके सिपह सालार अमित शाह जी, ये 2.5 लोगों के अलावा इस देश में कोई नहीं समझ पा रहा होगा कि कौन सी रणनीति है। मानो सीधी सी बात है, यह देश कुछ बुनियादी इलाज चाहता है, इसकी शाश्वत समस्याएं हैं। बेरोजगार विहीन जो भी विकास होगा, प्रोफेसर जगदीश भगवती से बड़ा अर्थशास्त्री इस देश में बहुत कम लोग हुए हैं। प्रोफेसर जगदीश भगवती जी का ये अवधारणा है कि यह जो विकास है, जिसमें गरीबी नहीं हटेगी, आर्थिक विषमता कम नहीं होगा और बेरोजगारी नहीं घटेगी, वह विकास सेल्फ इमेजराइजिंग ग्रोथ होगा, स्वयं को डुबाने वाला विकास होगा। आप दलदल में घुस जा रहे हैं और तेज गति से घुस रहे हैं, तो जल्दी ही तो मृत्यु आएगी। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि 468 अरब डॉलर का कर्ज है। कौन चुकाएगा इसका? पूरी की पूरी बजट का लगभग 21.5% सिर्फ हम ब्याज चुकाने में भेज रहे हैं। आपको चाहिए था कि सबसे पहले विदेशी कर्ज कम करते, इसलिए कम करते कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल कब हमारे खिलाफ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चीन छोटे छोटे मामलों में वीटो लगा रहा है। आप दुनिया में घूम रहे हो, दुनिया से सीख नहीं रहे हो। ब्राजील से सीखना चाहिए, अरब से सीखना चाहिए। हम एक सड़क बनाते हैं और उस सड़क पे हर 50 किलोमीटर पे एक टोल टैक्स लगा देते हैं।
क्यों ऐसी स्थिति आ गई? और ये जो दावा कर रहे हैं कि हमें 8,000 करोड़ रुपए इससे मिलेगा, कुछ नहीं ये होने वाला है। सरकार के पास पर्याप्त पैसा होता है। हम लोग भी उत्तर प्रदेश में है सरकार में, हमने चाहा कि लैपटॉप दे तो दे दिया, हमने चाहा कि समाजवादी पेंशन देना है तो दे दिया, हमने चाहा कि एम्बुलेंस चलाना है तो चला दिया, हमने चाहा कि मेट्रो लानी है तो ला दिया। महोदय, ये बहाने हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जो कृषि बेस्ड इनके कॉरपोरेट साथी हैं, अब अंबानी जी कर क्या रहे हैं? आप देखिए, अंबानी जी आज वो प्याज बेच रहे हैं, कल को वो दूध बेचेंगे। तो उनको मजबूत करना है। छोटे उद्योगपति मतलब सरकार में चाहत नहीं, दीपक जी, सरकार में चाहत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं। कहां से? और समाजवादी सरकार में चाहत है और इच्छा शक्ति भी है, इसलिए आप लोगों ने करके दिखा दिया। यही कह रहे हैं। ये अपने देखिए, ये अपने चांद को उगाने के लिए धरती के चिराग को बुझा रहे हैं। उपमाएं दीपक जी अगर चिरागों को बुझा रहे हैं, और ये पहले भी करते रहे। यही तो फ्यूडलिज्म है। अरुण जी जवाब दीजिएगा इस तरह की उपमाओं का। पहले मोहसिन साहब से जवाब दे। मोहसिन साहब, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को पे जुआ खेलना। आप पता नहीं किस उम्मीद में जी रहे हैं या सरकार किस उम्मीद में ये कदम उठा रही है, लेकिन दीपक जी की बात अगर सरकार सुन ले, मोहसिन साहब, हमें उम्मीद है कि शायद सुन रही होगी, तो फिर पुनर्विचार के लिए तैयार हो। देखिए राजीव जी, पहली चीज, दो कॉर्पोरेट के आदमी, एक समाजवादी कॉर्पोरेट, एक कांग्रेस कॉर्पोरेट। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने चांद के चक्कर में चिराग को बुझा रहे हैं। और दोनों के दोनों गलत हुई कंपनियां हैं। दोनों में आप देखिए, परिवार में अब एक एक करके देखिए, अभी सौरभ जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, वही स्थिति बनती जा रही है। एक एक करके जनता पार्टी की सरकार देश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ रही है और ऐसी पार्टियों से जूझ रही है। मुद्रा बैंक लोन के 10 आदमियों का नाम मोहसिन जी बता दें। इशू नहीं है, इनके पास फ्रस्ट्रेशन है और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में रहकर ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि आरोप इतने हैं इनके ऊपर कि गिनाए नहीं जा सकते। ये तो हमारे लिए ढूंढ रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप इन्हें मिल नहीं रहे, तो ये महंगाई के मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर ये खुद आए हैं। लेकिन मोहसिन साहब, नहीं मोहसिन साहब, महंगाई आपके लिए भी तो बड़ा मुद्दा था चुनावों से पहले। बाबा रामदेव को भाजपा मोहसिन साहब के बाद 4,000 एकड़ जमीन दिया है। मोहसिन साहब के लिए नियत भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल साफ है और आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर बहुत अच्छी गवर्नेंस देंगे, जो आज की स्थितियां हैं इससे और बेहतर करके देंगे, महंगाई दर भी घटा कर देंगे। ये हमने वादा किया है, वादे से कहीं पीछे नहीं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये दोनों पार्टियां जो है, जहां पर परिवारवाद बहुत हावी है, जाहिर सी बात है उन्हें ये बात करनी है, क्योंकि आरोप से घिरे हुए दोनों ही पार्टियों के मेंबरान हैं और दोनों के ओहदेदारान जो मुखिया है, वहां तक आंच सबके ऊपर आ रही है। ठीक, चाहे कांग्रेस हो, बस चाहे ठीक, समाजवादी। अच्छा ठीक है, अब एक छोटी, अरुण जी संक्षेप में कहिएगा जो भी कहे। शेर याद आ गया, कहे तो सुना दो। हाँ दीपक जी सुनेंगे, बस अरुण जी की बात सुन ले, फिर शेर भी सुनेंगे। छोटी सी बात, हाँ छोटी कहिएगा जी सर। भारतीय जनता पार्टी एक यहाँ प्रमुख एजेंडे के तहत चुनाव के उसने नारे की घोषणा की है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस उनके जिम्मे पर है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के जिम्मे पे है। 2014 मई के पहले सप्ताह में अपराध के आंकड़े क्या थे, उन 2 वर्षों का आंकड़ा रख दे, और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में आई है, तब से दिल्ली में अपराध के आंकड़े क्या हैं, क्या दिल्ली को अपराध मुक्त किया है इन्होंने, ये प्रस्तुत कर दे। दूसरी बात, ठीक है सर, अपराध तो आज का विषय नहीं, काले धन की बात, ठीक, जिस काले धन की अरुण जी हो गया, 6,000 अरुण जी हो गया, सर हो गया, अरुण जी हो गया। अब दीपक जी का एक शेर सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे। ठीक, दीपक जी ठीक है, दीपक जी गालिब के शेर के जरिए कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट से निकल गया, वो पैसा कब नरेंद्र मोदी जी लाएंगे, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, गाजियाबाद और नोएडा की शाखा से गया। ठीक, भ्रष्टाचार खाली नारों से भ्रष्टाचार, ठीक सर, ठीक, मोहसिन साहब, ठीक। दीपक जी शेर पढ़िए, दीपक जी शेर पढ़िए, फिर हम कार्यक्रम खत्म करें। सर शेर पढ़िए, दीपक जी का शेर सुन लीजिए।
देखिए, आपकी इस डिबेट और इन अपने वरिष्ठ साथियों की बातों से मुझे गालिब की शेर का एक विषय याद आ गया कि तेरे वादे पे जिए तो झूठ जाना, खुशी से मर न गए होते जो एतबार होता, और इनके वादों पे एतबार होता तो हम लोग खुशी से मर गए होते। पूरा का पूरा हिंदुस्तान फ्रस्ट्रेट है इनकी नीतियों के नाते। एक गाना है, बहुत बढ़िया गाना याद आ गया जी, रोटी कपड़ा और मकान का है, रोटी कपड़ा और मकान का है। छोटे छोटे कमेंट स्टूडियो से सच बोला तो सच्चाई मार गई, बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। सौरभ जी छोटा सा कमेंट, ठीक है दीपक जी हो गया, अरुण जी दीपक जी हो गया, सर हो गया, एक गाना पब्लिक गा रही है, हो गया गाने पब्लिक बहुत गा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात भी सुन लीजिए, छोड़ मेरी बहिया। ठीक 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 ठीक, नरेंद्र मोदी जी के लिए पब्लिक गाना गा रही है। ठीक है दीपक जी, अरुण जी ठीक, सौरभ जी संक्षेप में अब जरा सौरभ जी की बात सुन लीजिए भैया। ठीक ठीक, मौसी जी ठीक, हाँ कामयाब होता है बस ठीक है मौसी जी ठीक, अब जिम्मेदारी हाँ ये कानों में डाल लीजिए। मैं ये कृषि के लिए कर रहे हैं ये, लेकिन कृषि ने पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ, जो पहले साल में थे -0.2% था और इस बार 1.2 उसको नेगेटिव से पॉजिटिव किया है पिछले एक साल में, और इस लास्ट ईयर भी सिर्फ 1.2% ही ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में हमें जो ज़्यादा ज़रूरत है वो वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बहुत 60 to 70% वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमारा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं डेवलप्ड है। अगर उसको हम डेवलप कर लेंगे तो ये जो इन्फ्लेशन हम बार बार कह रहे हैं और महंगाई बार बार हम कह रहे हैं, तो ये जो फल फ्रूट है इसको कोल्ड स्टोरेज में यूज किया मतलब कर सकते हैं, और इससे काफी हमारा जो वो मटेरियल है वो बच जाएगा और जो इस देश के किसान के ही काम आएगा। दूसरी बात, बार बार ये बाकी जो वो है क्या कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट बहुत फायदा है। मैं एसोचैम का इलेक्टेड मेंबर हूं मैनेजिंग कमेटी में, जो कि यहाँ का एपेक्स चैम्बर है, और मैं आपको बता दूं हम जब मीटिंग करते हैं, हमारे मीटिंग हुई है अभी, इस समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी ध्वस्त है। 8 लाख करोड़ का ब्याज कॉर्पोरेट को देना है आरबीआई को, बैंक्स को, और उनके पास पैसा है नहीं। उन्होंने कुछ प्रोजेक्शन किए थे, प्रोजेक्शन के हिसाब से लोन लिया था, और अब उनके अंदर ना तो इंटरेस्ट देने की क्षमता है ना प्रिंसिपल, और एनपीए ही एनपीए बनते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता रघुराम राजन जी कैसे अच्छे गवर्नर हैं जब 8 लाख हजार करोड़, इतना एनपीए कभी नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट भी की कमर सीधी नहीं है, टेढ़ी है। मैंने देखा है कॉर्पोरेट कैसे अपनी जान लगा रहे हैं इस देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो इसलिए सबको मिलना होगा और साथ मिलके सबका फायदा करना होगा, लेकिन बिना महंगाई के। एक क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में चुनौती है और सरकार को इन चुनौतियों को समझना होगा और इनसे पार पाना होगा। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।